हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था। उन्होंने कॉर्क की पतली काट ली थी, यानी उसका सेक्शन काटा था और उसको स्लाइड में उन्होंने देखा तो देखने में छोटे छोटे अनेक जो है प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे थे। अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर्स वहाँ पे उनको दिखे और ये उसकी संरचना जो है वो कैसी दिखाई दे रही थी? तो वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी प्रतीत हो रही थी। कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क एक पदार्थ है जो कि वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। इन्होंने सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था और रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को सेल कहा था। ठीक है, क्या कहा था? कोशिका कहा। और कोशिका लैटिन शब्द में इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती होगी, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। तो सजीव किससे मिलकर बने होते हैं? सजीव सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप बताया गया है कि कैसे आप जो है सेल को देख सकते हैं। तो सेल को देखने से पहले उसकी हम स्लाइड बनाएंगे। तो प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े से एक उसकी जो है झिल्ली जो होती है वो उतार देनी है। उस झिल्ली को पानी वाले एक वॉच ग्लास में रखना है। उसके बाद में क्यों रखना है? ताकि वो जो झिल्ली है वो सूखे ना, ठीक है, या फिर मुड़े ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर एक कांच की स्लाइड लेनी है। उस कांच की स्लाइड लेनी है। उस कांच की स्लाइड पे हमें रखना है उस कांच की स्लाइड पे हमें एक टुकड़ा रखना है, वो जो झिल्ली है उसका टुकड़ा रखना है। उसके बाद में हम एक बूंद पानी डालेंगे और उसके बाद में पानी डालने के बाद में सेफ्रामाइन की एक बूंद डालेंगे। ठीक है, सेफ्रामाइन की बूंद डालने के बाद उसको एक कवर स्लिप से जो है कवर कर देंगे। ठीक है, उसको कवर स्लिप से कवर करेंगे। उसके बाद में ये स्लाइड हमारी बनके तैयार हो जाएगी। इस स्लाइड को हम जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है प्याज की झिल्ली की ये कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं और इसमें क्या होता है कि केंद्रक बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है जो डॉटेड देख रहे हो केंद्रक हैं और ये सभी कोशिकाएं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो संरचनाएं होती हैं जो आपने इस स्लाइड में देखा होगा, यहाँ पे देख के लिखा है कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं जो दिख रही हैं वो जो संरचनाएं हैं वो कैसी दिखाई देती हैं या फिर जैसी दिखाई देती हैं, तो उसका कारण क्या होता है? तो ये संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी सेल का निर्माण करती हैं, यानी बड़ी संरचना का निर्माण करती हैं, जिससे कि आगे चल के वो प्याज का निर्माण करती हैं। इसमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, और प्याज का आकार से इसका कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि जो प्याज होता है वो कुछ इस तरह से होता है, उससे इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए ये प्याज है तो इसके शेप से मतलब नहीं होता है। वहाँ पे हम जो देखते हैं स्लाइड में वो एक टिश्यू को देखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आगे लिखा है कि ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देखते हैं सल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो क्या होती है? वो सल्क होती है। इन संरचनाओं को हम क्या कहेंगे? कोशिका कहते हैं। तो इन संरचनाओं को हम कोशिका कहते हैं। ओके, ना केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, क्लैमिडोमोनास है, अमीबा है। तो एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दी गई है कि एक सिंगल सेल कैन फॉर्म अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इन सभी को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, जो भी एक सिंगल सेल से पूरे एक जीव का निर्माण होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु तो विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि कवक फंजाई है, पादप है और जंतु हैं।
आगे यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ होता है। कैसे कैसे एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। तो कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं और इस प्रकार सभी कोशिकाएं एक पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो सेल होती है वो अपनी पूर्ववर्ती सेल से उसका निर्माण होता है। यहाँ पे देखेंगे, इससे भी जानने में बताया गया है कि कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था। तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। कब पता लगाया था? तो 1665 में। ठीक है, उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ठीक है, उसके बाद में 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। ठीक है, तो जो ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था वो एक पेड़ की छाल से ली गई कॉर्क से उन्होंने देखा था। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्र का पता लगाया। उसके बाद में ऐसे ही धीरे धीरे जो है वैज्ञानिक आते गए। उन्होंने अपनी खोजों से कोशिका के बारे में विभिन्न जानकारियां एकत्रित की। आगे यहाँ पे देख लीजिए, कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को देखें और ये मानव शरीर के कुछ कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सेल से पूरे जीव का निर्माण होता है। तो सभी जीवों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के जो है सेल्स भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में यानी मनुष्य के शरीर है उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि चिकनी पेशी कोशिका, रुधिर कोशिका, ठीक है, ब्लड सेल, और यहाँ पे नर्वस सिस्टम। हालांकि यहाँ पे ये पिक्चर कंप्लीट नहीं है। तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, ये अंडाणु है। शुक्राणु का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसकी जो सेल है वसा सेल, ठीक है, लिपिड सेल, और ये अस्थि कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकाएं हैं। यहाँ पे कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे आप सेल देख रहे हैं इनकी आकृति यानी कि शेप और साइज उनके विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुसार ही होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल सकती हैं, जैसे कि एक कोशिकी अमीबा। तो अमीबा जो है एक कोशिका से ही बना होता है और ये अपनी बॉडी का शेप, जो अमीबा होता है वो अपनी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। और उदाहरण के लिए तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो जो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम का जो सेल होती है, नर्व सेल, वो उसका जो शेप होता है वो स्थिर होता है, स्टेबल होता है। लेकिन जो अमीबा है एक उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो जितने भी सेल्स होती हैं उनको सभी उनका कार्य जो है अलग अलग होता है, सबका कार्य अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मनुष्य कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उस सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे जैसे हृदय का कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करना होता है। और अमाशय का कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग टाइप ऑर्गन का कार्य अलग अलग होता है। जबकि एक कोशिका में श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहता है? कोशिकांग कहा जाता है। और प्रत्येक कोशिकांग का कार्य विशिष्ट होता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना हो या फिर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना हो। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ठीक है, तो जो सेल होती है वो कैसे जीवित रहती है? तो कोशिकांगों के कारण ही वो सेल जीवित रहती है और अपने कार्य को पूरा करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। आगे यहाँ पे आप देखिए,
तो हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं और जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करते हैं तो हमें 3 उसके गुण दिखाई देते हैं। कोशिकाओं के कौन से कितने गुण दिखाई देते हैं? 3 प्रकार के गुण दिखाई देते हैं। तो एक ये है एक है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे आउटर लेयर होती है सेल की, जो कोशिका के घटकों को बाह्य पर्यावरण यानी बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर लेने और बाहर जाने देने में सक्षम होती है, ठीक है। तो यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, यानी कि जो बॉडी के अंदर पदार्थ होते हैं उनको बाहर जाने से रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन झिल्ली कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होते हैं? विसरण के द्वारा सेल्स के अंदर या बाहर निकल सकते हैं, आ जा सकते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका के में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर होता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, यानी बैलेंस जो है वो बना के रखती है बॉडी। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका के अंदर विसरित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिका जो है बाहरी पर्यावरण में से गैसों का आदान प्रदान विसरण के माध्यम से ये प्रक्रिया होती रहती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुसार अनुकूल व्यवहार करता है, ठीक है। तो जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परासरण कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं और पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण के माध्यम से होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के इसमें जो विसरण है, इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी हेल्प करता है और कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना या बाहर निकलना भी विसरण के द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और ये क्या होती है? लचीली होती है। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इसे हम देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में इसकी हेल्प करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस इस प्रक्रिया को कहते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, सेल वॉल के बारे में बताया गया है। तो सेल वॉल मेनली जो है प्लांट्स में पाई जाती है, ये एनिमल में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये किसमें पाई जाती है? प्लांट्स में होती है। पादप कोशिका में
प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, यानी सेल वॉल भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, वो मेनली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज एक क्या है? जटिल पदार्थ है, और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता भी प्रोवाइड करवाता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, और इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे इधर देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। ठीक है, कोशिका भित्ति पौधे, कवक, बैक्टीरिया के कोशिकाओं की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ठीक है, और ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका के अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। यहाँ पे केंद्रक को देख लेते हैं। केंद्रक, इसके बारे में देखिए, यहाँ पे तो स्लाइड के बारे में बताया गया कैसे हम स्लाइड बनाते हैं। उसमें केंद्रक को देखा था ऊपर, जो प्याज की झिल्ली की जो स्लाइड बनाई थी। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में देख। केंद्रक के चारों ओर दोहरा परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। तो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और कोशिका विभाजन सेल डिवीज़न के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। जो क्रोमोसोम है, जब सेल डिवीज़न होता है उस समय इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है? छड़ाकार दिखाई देता है। ठीक है, और क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में पाए जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का पूरा फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका का निर्माण व संगठन की सभी सूचनाएं, वहाँ पे जितनी भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो होती हैं। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए का फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है जीन। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमैटिन के पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है, और क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं का एक जाल का एक पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, तो एक सिंगल सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। आगे बताया गया है कि एक कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है, और साथ ही साथ सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रक काय कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो मतलब होता है आदि या पूर्व, और कैरियोट मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, पूर्व केंद्रक। ठीक, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी गई है कि जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है वे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। और जिन जीवों में जिन लिविंग थिंग्स में सेल मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, एक मिनट, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसमें उनको क्या कहते हैं? यूकैरियोट कहते हैं। यहाँ पे केंद्रक झिल्ली है। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे ऑर्गन को ऐसे अंगक के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका यानी कि थैली की तरह की संरचना होती है, उसके साथ में होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल दी गई है, का स्ट्रक्चर दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल का। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल, देखिए यहाँ पे बाहर ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, और जो आउटलाइन है ब्राउन कलर की, ये वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं, वो क्या है, राइबोसोम है। ऊपर पढ़ा था जब क्या पढ़ा था, जब सेल डिवीज़न होने वाला होता है, कोशिका का विभाजन होने वाला होता है, तो ये जो राइबोसोम दिख रहे हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्षणनुमा हो जाता है। ठीक है, और सेंटर में यहाँ पे क्या है, कोशिका काय है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे इमेज आप देख पा रहे हैं। आगे बताया गया है कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे झिल्ली की सार्थकता बताई गई है, क्या इसका इम्पोर्टेंस रोल वो प्ले करती है। तो झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से हम उसको क्लियर समझ सकते हैं। वायरस में क्या होता है कि किसी भी प्रकार की वहाँ पे झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। ठीक है, तो जब तक ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर एंटर नहीं करता वायरस, और अपने ही समान जो है बहुगुणक यानी कि और जब तक नहीं बना लेता है सेल्स, तब तक ये क्या होता है, निर्जीव रहता है। लेकिन जैसे ही वो बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, वो सजीव हो जाता है और अपना फंक्शनिंग स्टार्ट करता है। आगे यहाँ पे कोशिका द्रव्य के बारे में बताया गया है। इधर देखिए यहाँ पे, तो कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है जिसे कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उस स्पॉट को कोशिका द्रव्य कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिक अंग कहा जाता है, और प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो जीव द्रव्य किन किन से मिलकर बना होता है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ बताया गया है झिल्ली की सार्थकता के बारे में, कि एग्जाम्पल के लिए वायरस को लिया गया है। तो वायरस से स्पष्ट हो जाएगा क्लियर कि झिल्ली की सार्थकता क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेम्ब्रेन, वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणक नहीं कर लेते। ठीक है, जब तक अपना बहुगुणक नहीं बना लेते तब तक क्या होते हैं, ये वायरस जो है बॉडी से बाहर निर्जीव ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके सराउंडिंग जो है वो मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। चलिए आगे कोशिका अंगक के बारे में बताया गया है।
कोशिका अंगक, तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। और बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं, उनको उनको भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को इनसे अलग करता है। ठीक है, और इनमें से कुछ अंग केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो कोशिका के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। किसमें पाई जाती है, कमेंट करके बताइए आप लोग। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन होती है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा था अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम ER कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कोशिका अंगक के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है, किसी भी सेल के, किसी भी कोशिका के अंग पाए जाते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनका फंक्शनिंग भी अलग अलग होती है। तो इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से अंगक होते हैं कोशिका के। तो पहला क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी भी से कहते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, इन सभी को आगे देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कोशिकाओं के बहुत ही निर्णायक कार्य करते हैं। तो पहला है अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कार्य करता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अंतःप्रद्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। आप यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पिक्चर में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक तो स्मूथ होती है और एक रफ होती है। तो एक यहाँ पे है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, वो स्ट्रक्चर देखिए इसका कुछ इस तरह से है। जबकि जो खुरदरी है, खुरदरी यानी कि रफ अंतःप्रद्रवी जालिका है, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आप लाइन लाइन देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी और दूसरी चिकनी होती है, स्मूथ होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, जो आपने कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखा था, उस पर क्या लगे होते हैं, उस पर राइबोसोम होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसकी सरफेस जो है वो रफ होती है, देखने में रफ दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखिए, राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होती है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो वो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करने में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिकाओं के अन्य भागों में भेज देता है। और जो स्मूथ यानी कि जो चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो वसा अथवा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करता है, अणुओं के बनाने में सहायता करता है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली के कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। कुछ
अन्य प्रोटीन तथा वसा, एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। ठीक है। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है। देखने में तो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, लेकिन क्या करती हैं, मिलकर एक जालिका तंत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ पे पिक्चर में आपने देखा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य या फिर अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ के परिवहन के लिए नलिका के रूप का कार्य करना है। ठीक है। तो इसका कार्य एक इसके अलावा और क्या होता है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो संश्लेषित की हुई प्रोटीन को जो कि क्रोमोसोम में होती हैं उसको कोशिका तक पहुंचाने का यानी परिवहन का एक नलिका के रूप में कार्य करती है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती है। एक वर्ग के जंतुओं जैसे कि कशेरुकी भी कहते हैं, जिन्हें हम कशेरुकी कहते हैं, उनके यकृत की कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण। गोल्जी बॉडी देख लेते हैं, गोल्जी ऑपरेटस। तो कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। गोल्जी उपकरण का इसकी खोज किसने की थी, तो गोल्जी ऑपरेटस की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया गोल्जी उपकरण। ठीक है। और ये जो है चपटी पुटिकाओं का तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडलिका कहते हैं। ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं गोल्जी बॉडी, ये प्लांट सेल है। ठीक है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से होता है। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे जंतु कोशिका दी थी, इसमें गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहता है। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल पुटिकाओं में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना शामिल होता है। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स के द्वारा लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन होता है। तो लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है देख लीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाते हैं। ठीक है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का कार्य होता है जो सेल के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए हों, इकट्ठा हो गए हों या बने हों, उनको सेल से बाहर निकालना। ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करने का कार्य करते हैं। ओके। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया है, भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ देते हैं और लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने में हेल्प मिलती है। कोशिकीय मेटाबॉलिज्म यानी कि जो सेल मेटाबॉलिज्म होती है, इसमें व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी
कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्वयं के सेल और जो बाहरी जो जिनको पाचन करके जिनको अपशिष्ट समझता है, उनको डाइजेस्ट करता है, उनको नष्ट करता है, तो खुद को ही खुद की सेल को भी ये डैमेज कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आगे यहाँ पे कैमिलोलॉजी के बारे में बताया गया है, तो देख लीजिएगा इसे। यहाँ पे देखिए ब्लैक रिएक्शन क्या होता है, इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसे बिजली घर कहते हैं। किसका बिजली घर कहा जाता है? तो इसे जो है कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, पावर ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रक होती है और जो भीतरी झिल्ली होती है वो बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं और एटीपी ऊर्जा कोशिका की ऊर्जा है। जो एटीपी होती है वो कोशिका की क्या होती है? ऊर्जा होती है। और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित कार्य का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। आगे देखेंगे, कोशिका बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए होता है। ठीक है, जो कोशिका होती है उसका डीएनए होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्वयं का खुद का डीएनए होता है। और इसका स्वयं का खुद का क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। तो अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो प्रोटीन होता है वो स्वयं बनाते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है। आगे नेक्स्ट अंगक है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। केवल कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। ये 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है इसका प्रकार रंगीन प्लास्टिड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? वो ये तो रंगहीन होते होंगे या फिर क्या होंगे? वाइट कलर में होंगे, श्वेत रंग के होंगे। और जो क्रोमोप्लास्ट होंगे वो कलरफुल होते हैं, कलर रंगीन प्लास्टिड होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। इसीलिए कलर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोफिल का कलर तो ग्रीन होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हरे रंग का ही हो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल अलग अलग रंग के भी होते हैं। अभी आगे देखेंगे, बताया गया यहाँ पे पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके साथ ही क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्टोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड में भी होता है डीएनए, राइबोसोम स्वयं का, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रसधानियाँ। ठीक है, रसधानियाँ, तो ये क्या होती हैं इनको देख लेते हैं। रसधानियाँ ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल में रसधानियाँ क्या होती हैं? बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 to 90% तक होती हैं।
आगे यहाँ बताया गया है राजधानी के बारे में कि जो प्लांट कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल की राजधानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रोवाइड करता है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में ही स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन, एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। और कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियां अतिरिक्त जल, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो ये राजधानियाँ जो होती हैं वो एक कोशिकीय जीवों में, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अमीबा है तो उसको भोजन को ग्रहण करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अतिरिक्त जल हो गया बॉडी के अंदर या अपशिष्ट पदार्थ हो गए, उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करती हैं राजधानियाँ। ठीक है, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तथा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करती हैं। ऐसे उनकी झिल्ली तथा अंगकों के विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये श्वसन सेल को श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कर्षण में, प्रोटीन बनाने में ये सभी हेल्प करती हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, जिसके कारण ये सभी कार्य संभव हो पाते हैं। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, लाइफ ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। कोशिका विभाजन। ठीक है, आगे यहाँ पे सेल डिवीज़न के बारे में बताया गया है। ठीक है, दो प्रकार से सेल डिवीज़न होता है, एक होता है मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। चलिए, ये लास्ट टॉपिक है, इसे भी देख लेते हैं, इसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनाने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो अपनी ही जैसी जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनी ही जैसी समान कोशिकाएं या संतति को उत्पन्न करती हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो मेनली 2 टाइप से कोशिका विभाजन होता है, एक होता है सूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित हों। ठीक है, मान लीजिए बॉडी का विकास होना है, उसके लिए क्या होगा? सेल्स का विभाजन होगा, जिससे और जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि के लिए कोशिकाओं का विभाजन सूत्री विभाजन कहलाता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति मतलब अपने जैसी समान कोशिकाओं का निर्माण करती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान ही होती है। ठीक है, ये जीवों में वृद्धि तथा ऊतकों के मरम्मत में भी हेल्प करती हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अर्धसूत्रण कहा जाता है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों ऊतकों के विशेष क्रियाओं के विभाजन होकर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, तो निषेचन के पश्चात जो नई संतति का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन और होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है जिससे इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि समसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जितनी मातृ सेल में होगी, मदर सेल में, उतनी ही डॉटर सेल में पाई जाती है।
और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी रह जाती है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अभी तक पूरा चैप्टर का सार देख लेते हैं। पूरी समरी चैप्टर में लास्ट में कुछ पॉइंट्स में दी गई है। जितना भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। क्वेश्चन अगर आता है कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, तो वो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, कोशिका है, सेल है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप में यानी प्लांट में कोशिकाओं में स्थित सेल वॉल फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाब घोल यानी माध्यम में बिना फटे जीवित रहने में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूकैरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित भी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी ऑपरेटर झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ होता है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग करता है। ठीक है, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे कि प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, रंगीन होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें क्रोमोप्लास्ट में, आगे इसी लाइन दिया गया। और ये जो है प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन करना होता है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है और यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और ये अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक एसिड होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट दिया गया है जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।